गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? चलिए, ऊपर वाले की कृपा से सभी कोई अच्छे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए, हर रोज़ की तरह सबसे पहले समय को नहीं गंवाते हुए उन बच्चों के नाम जिन्होंने अच्छे से होमवर्क भेजा है, और उसके बाद मैं कुछ और सूचना दूंगा। आज से मैंने एक और रूल लगाया है कि जो बच्चे होमवर्क नहीं भेज रहे हैं या नहीं भेजे हैं, आज नहीं भेजे हैं, उनका भी मैं नाम लूँगा, है ना। क्योंकि मैंने कहा था कि देखिए, होमवर्क भेजना जरूरी है। होमवर्क बनाइए और फोटो क्लिक करके भेज दीजिए। केवल यदि आप वीडियो अटेंड करते हैं तो उससे नहीं होगा। आपको होमवर्क, देखिए मैं मैथ पढ़ाता हूँ, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि प्रैक्टिस करना होगा इसमें। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं रोज़ का रोज़, एक ही सवाल को 2 बार 3 बार नहीं बनाते हैं, तो फिर नहीं होगा। तो उन बच्चों के भी मैं नाम लूँगा जो होमवर्क नहीं भेजा है, जिन्होंने आज, है ना। चलिए, तो सबों के तो नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन कुछ बच्चों के नाम लूंगा जिन्होंने होमवर्क नहीं भेजा। तो चलिए, पहले बारी है उन बच्चों की जिन्होंने होमवर्क भेजा है। चलिए, भेजने वाले में आज स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले 10B से। अंशु कुमारी, विश्वजीत, खुशी, निखिल, नेहा, आंचल, पीयूष, राजकुमार, शिल्पी, प्रियांशु, सर्वेश, सोहल और सुगंधी। उसके बाद 10A से ग्रेसी, अनामिका, अनुश्री, किरण, अन्नू, अमरजीत, राजहंस, शिवानी, कोमल, सौरभ, बादल गोस्वामी, सुमन राज, मोनल, चंदा, किशन, अनुप्रिया, श्रेया, प्रियांशु, आरव, जयकांत, आदर्श, अविनाश, शिवम, हर्ष, सुमित, विवेक, राज और राजन। ये 10 सेक्शन ए से। 10C से आयुष, साक्षी, सागर, सृष्टि, मनीषा, ललन, रोहित, पीयूष, नंदनी, ज्योति, विशाल, कोमल और सागर। चलिए, 10D से खुशी, लक्ष्मी, कुमकुम, रमेश और सोनाली। किसी एक सेक्शन से जब 2 स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट सेकंड लिख दिया कीजिए। जैसे 10C से 2 स्टूडेंट हैं, सागर फर्स्ट और सागर सेकंड। एक और चीज, कल का छूटा हुआ 2 बच्चा है जिन्होंने होमवर्क भेजा था लेकिन उनका नाम छूट गया था। लेक्चर 10 कल हुआ था, आज तो लेक्चर 12 है कल। हाँ, तो कल का जो छूटा हुआ 2 बच्चे का होमवर्क था, एक सौरभ 10A जिसने होमवर्क भेजा था, इसका नाम छूट गया था, और एक 10C से मिस्टर रोहित कुमार। चलिए, अब उन बच्चों के नाम जिन्होंने होमवर्क नहीं भेजा है, सभी बच्चों का तो नहीं, उनमें से कुछ बच्चों के नाम ले पा रहा हूं मैं। 10A से टाइगर, बादल और अर्जुन। ये 3 स्टूडेंट ऐसे दिख रहे हैं, कुछ और भी हैं। मैं मुख्य रूप से जो होमवर्क भेजते थे लेकिन कल नहीं भेजा है, उनके नाम टाइगर, बादल और अर्जुन। आप लोग भी होमवर्क भेजें, जरूर भेजें। 10B से हर्षकांत, रामकुबेर, सुरुचि, अभिषेक, अमन सेकेंड, अंशु, अंकित सेकेंड, रजनीश, चंदन, दुर्गेश और सुजाला, है ना। 10C से रिम्मी, क्रिस, काजल, आयुष, दीपशिखा और मोनिका। 10D से साक्षी, शिल्पी, आदित्य, आशीष, सूरज, आनंद और निशांत। ये बच्चे ऐसे हैं जो होमवर्क नहीं भेजे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी अवश्य रूप से होमवर्क भेजें। फिर हम बोल रहे हैं, केवल क्लास अटेंड करके आप छोड़ देते हैं, होमवर्क नहीं बनाते हैं या नहीं भेजते हैं, तो फिर वो बेनिफिशियल नहीं होगा आपके लिए। और एक बात कि आनंद सर या विकास सर का जो भी लिंक आपको जाएगा सुबह 7, साढ़े 7, 8 बजे तक, 7 से 8 के बीच में सुबह में, उसमें जो भी बच्चे होमवर्क भेजेंगे वो उन्हीं को भेजें, और उनके नाम आपको अगले दिन उस वीडियो में नहीं रहेगा, बल्कि उसका एक ऑडियो या वर्ड फाइल में आपके व्हाट्सएप पर आपको भेज दिया जाएगा। जिन बच्चों ने होमवर्क आनंद सर को या विकास सर का जब क्लास शुरू होगा तब उनको भेजा है, उनके नाम की सूची आपके व्हाट्सएप पर जाएगी।
वीडियो के थ्रू नहीं जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये मत परेशान होइएगा कि सर आनंद सर को होमवर्क भेजे थे लेकिन मेरा नाम नहीं आया। नहीं, उनका जो भी होमवर्क होगा वो आपको अगले दिन आपके व्हाट्सएप पर चला जाएगा, या तो ऑडियो साउंड के रूप में और या नहीं तो वर्ड फाइल के रूप में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आज लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखिए कुछ गलतियां हो जाती हैं, जैसे कि अभी मैंने एक नाम लिया अंशु कुमारी का, नहीं भेजने वालों में 10B में, लेकिन नहीं, वो मिस्टेक था। 10B में सबसे पहले होमवर्क कल जो आया था वो उसी अंशु का ही आया था, तो उन्होंने होमवर्क भेजा है। चलिए, होता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, देखिए कल मैंने एक्सरसाइज 3.3 पढ़ाया था, लेकिन उसमें से कुछ प्रॉब्लम था। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया था कि सर हमको इसमें दिक्कत है, हमको उसमें दिक्कत है। कुछ बच्चों को एग्जाम्पल में भी प्रॉब्लम हो गया था। तो चलिए उन्हीं सब बातों को देखते हैं और प्रयास करते हैं कि आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 को पूरी तरह से समाप्त कर लें, एक्सरसाइज भी और एग्जाम्पल भी। चलिए, तो कल मैंने जहाँ तक आपको पहुँचाया था एक्सरसाइज, हाँ 3 नंबर तो लगभग सब बच्चों ने बना लिया था। 3 का 3 नंबर, उसमें कुछ नहीं था। मानना था कि माना एक बल्ले का मूल्य x रुपया एवं एक गेंद का मूल्य y रुपया। तो हाँ, तो उसके बाद एक इक्वेशन बना था 7x + 6y = 3800 3800, और दूसरा इक्वेशन बना था 3x + 5y = 1750। चलिए, उसके बाद xy का मान, वो तो आसान था। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर भी आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तीसरा का 4 नंबर, देखने में ये सवाल बहुत बड़ा लग रहा होगा आपको, लेकिन है बिल्कुल ही आसान। देखिए ध्यान से, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। आप भी अपने बुक को अपने सामने रखिए। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया है नियत भाड़ा, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या होगा, और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि जब भी किसी सवाल में आपको दिक्कत महसूस हो तो उस सवाल को रुक रुक के 2 बार 3 बार पढ़िए, संधि विच्छेद कर करके, तो वो आपका प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। देखिए ये बहुत बड़ा सूत्र है, इसको ध्यान में अपने रखिए। कोई भी मैथ नहीं बने उसको तोड़ तोड़ के पढ़िए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। मेरा विश्वास है कि वो आपसे बन जाएगा। फिर जब आप उसको समझ जाएंगे तो आप बना लेंगे। तो चलिए, क्या कर रहा है कि सबसे पहले इसमें क्या कर रहा है, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या होगा, 2 चीज पूछा जा रहा है। देखिए नगर में टैक्सी का भाड़ा में क्या है, एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। एक कोई टाउन है, नगर है, वहां क्या सिस्टम है कि नियत भाड़ा, एक तो नियत भाड़ा आपको देना होगा, नियत भाड़ा, उसके बाद चली गई दूरी पर भाड़ा, जितना किलोमीटर आप जाते हैं वो भाड़ा अलग से और नियत भाड़ा अलग से। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कोई टैक्सी आप किए मुंबई में या दिल्ली में, बड़े टाउन में, वहाँ जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, तो वहाँ पर आपसे भाड़ा कैसे लेगा। एक तो नियत भाड़ा फिक्स भाड़ा है, और जितना किलो, मान लेते हैं कि 20 रुपया है नियत भाड़ा। नियत को अंग्रेजी में बोलते हैं फिक्स या कांस्टेंट। तो नियत भाड़ा मान लीजिए उस टैक्सी का है 20 रुपया, ठीक है। उसके बाद पर किलोमीटर का मान लेते हैं है 5 रुपया। तो मान लीजिए कोई आदमी 1 किलोमीटर जाता है, तो ये तो सबको देना पड़ेगा। नियत भाड़ा, नियत है मतलब फिक्स है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। चाहे आप 1 किलोमीटर जाएं, चाहे 50 किलोमीटर जाएं, चाहे 500 किलोमीटर जाएं, वो नियत है, फिक्स है, कांस्टेंट है, वो ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो नियत भाड़ा 20 रुपया, कोई आदमी 1 किलोमीटर गया, हम ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, अभी प्रश्न को छोड़ दिए हैं। तो 20 + 5 कितना हो गया, 25 रुपया उसको खर्च हो जाएगा बेचारे को 1 किलोमीटर जाने में। अच्छा, कोई आदमी 2 किलोमीटर गया, तो नियत भाड़ा ये तो खैर सबको देना पड़ेगा, चाहे आप कितना की, नियत का मतलब ही होता है फिक्स, कितना भी किलोमीटर जाए वो चेंज नहीं होगा।
मान लीजिए कोई आदमी, ये तो 1 किलोमीटर वाले को लगा इतना भाड़ा, मान लीजिए कोई 2 किलोमीटर गया तो इसको पहले तो नियत भाड़ा लगेगा 20 रुपया, फिक्स है, वो हर आदमी के लिए फिक्स है। जो उस टैक्सी पर चढ़ गया उसको 20 रुपया लग जाएगा। और 2 किलोमीटर गया तो 1 किलोमीटर का भाड़ा है 5 रुपया, तो 2 किलोमीटर का 10 रुपया, तो 20 और 10 30 रुपया उसको खर्च हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह का सवाल है कि इसी तरह उस टाउन का, उस सिटी का, उस शहर का भाड़ा लगता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी 5 किलोमीटर गया, तब उसको कितना भाड़ा लगेगा। सबसे पहले नियत भाड़ा लिख लीजिए 20 रुपया। उसके बाद 1 किलोमीटर का भाड़ा जब 5 रुपया है तो 5 किलोमीटर का भाड़ा 5 गुना 5 25 रुपया, मतलब इसमें 25 ऐड कर दीजिए, मतलब टोटल खर्च कितना हो जाएगा, 45 रुपया खर्च हो जाएगा, है ना। तो इसी तर्ज का एक सवाल है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें मान लेंगे कि माना नियत भाड़ा इतना है एवं प्रति किलोमीटर का भाड़ा इतना है। हाँ, तो हम लोग मान लेंगे कि माना, देखिए 2 चीज पूछ रहा है, पहले नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा। तो माना नियत भाड़ा मतलब फिक्स भाड़ा कितना है, x रुपया है। अब प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपया। प्रति मतलब 1, प्रति का मतलब क्या होता है 1 किलोमीटर। यहाँ प्रति के जगह 1 भी लिख सकते हैं। 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, y रुपया। देखिए फिर से प्रश्न को पढ़िए, क्या कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। 10 किलोमीटर दूरी जाने के लिए भाड़ा कितना है, 105। देखिए तो क्या कहा जा रहा है कि सबसे पहले कहा जा रहा है 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया भाड़ा लगा। 10 किलोमीटर कोई आदमी गया, उसको भाड़ा कितना लगा, 105 रुपया। और दूसरा क्या कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया। 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया। देखिए एक इक्वेशन इससे बना लेंगे, एक इक्वेशन इससे बना लेंगे। 10 किलोमीटर कोई आदमी गया, उसको कितना पैसा देना पड़ा, 105 रुपया। अब देखिए कैसे बनाएंगे। मान लीजिए आप ही गए 10 किलोमीटर, तो जैसे आप टैक्सी पर चढ़े ये नियत भाड़ा लग जाएगा x। इस सबको लगता है, चाहे आप 1 किलोमीटर जाइए चाहे कितना भी किलोमीटर जाइए, और ये नियत भाड़ा फिक्स भाड़ा है। अब देखिए प्रति किलोमीटर का भाड़ा y है। कोई आदमी 10 किलोमीटर यदि गया तो 1 किलोमीटर का भाड़ा y है, तो 10 किलोमीटर का भाड़ा 10 गुना y हो जाएगा। यदि 5 किलोमीटर जाता तो 5 गुना y, 50 किलोमीटर जाता 50 गुना y, और दोनों मिला करके इस बेचारे का खर्च कितना हो गया, 105। ठीक है, समझ गए आप लोग। फिर से एक बार, 10 किलोमीटर गया तो जैसे ही हम क्या बोले, वहाँ उस टाउन का सिस्टम क्या है, नियत भाड़ा लगता है, फिक्स भाड़ा सबको लगता है, गरीब को, अमीर को, चाहे कोई कितना भी किलोमीटर जाए सबको। तो जैसे चढ़ा x रुपया लग गया, और 10 किलोमीटर गया तो 1 किलोमीटर का भाड़ा हम y माने हैं, तो 10 किलोमीटर का भाड़ा 10 गुना y बराबर टोटल कितना खर्च हो गया, 105। चलिए एक इक्वेशन बन गया, x + 10y बराबर 105, है ना। चलिए बहुत ही मज़ेदार। अब दूसरा इक्वेशन बनाएंगे पुनः प्रश्न से। दूसरा आदमी क्या है, 15 किलोमीटर गया तो उसको भाड़ा कितना लग गया, 155 रुपया हो गया। तो अब आप लोग सोचिए कि दूसरा इक्वेशन क्या होगा, है ना। 15 किलोमीटर गया तो दूसरा इक्वेशन कितना, सोचिए। देखिए सबसे पहले नियत भाड़ा, ये तो भाई सबको लगता है, ये नियत है, नियत नाम ही है इसका, नियत फिक्स। 15 किलोमीटर गया तो 1 किलोमीटर का भाड़ा है y रुपया, तो 15 किलोमीटर का भाड़ा कैसे निकालेंगे, 15 से गुना करेंगे उसको, 15 गुना y, और खर्च कितना हो गया, 155। देखिए दो इक्वेशन आपके सामने रेडी है। अब इससे आप क्या करेंगे, x और y का मान प्रतिस्थापन विधि से निकाल लेंगे, क्योंकि शुरू में ही कह दिया गया है कि किस विधि से हल करें, प्रतिस्थापन विधि से।
तो जो भी प्रतिस्थापन विधि का प्रोसेस है आप खुद से निकालें। हाँ, तो हम लोग क्या किए, प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकाले। सबसे पहले जो भी प्रोसेस है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से चले, 1 को यहाँ उतार लिए, प्लस 10y को उस पार भेज दिए, माइनस 10y हो गया, इसको समीकरण 3 मान लिए, x का मान निकाल लिए y के फॉर्म में, मतलब y के रूप में निकाल के उसको इक्वेशन 3 मान लिए। फिर इक्वेशन 2 से चले, फ्रॉम इक्वेशन 2 समीकरण 2 को यहाँ उतार लिए और x का जो मान आया था, कितना आया था, 105 माइनस 10y, वो x के जगह पर यहाँ पुट कर दिए, x के स्थान पर पुट कर दिए, इसीलिए इसका नाम प्रतिस्थापन विधि पड़ा है। अब कितना है, प्लस 15y अलग से है, इसको उतार दिए, अब बराबर की जगह बराबर, 155 की जगह 155, ठीक है, आपको अंडरलाइन वगैरह नहीं करना है। अब देखिए, अब आपके मन में होगा कि सर आप ई दोनों को घटा करके 5y लिखे, ई दोनों को क्यों नहीं जोड़े, 105 में 10 घटा दीजिए, 95y हो जाएगा। देखिए ये क्या है, ये अलग बिरादरी का है और ये y वाला है, ये दोनों अलग बिरादरी का है, हम ना इसको जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। अचर पद के साथ जुटता या घटता है, y वाला y वाले के साथ, x वाला x वाले के साथ, x स्क्वायर वाला x स्क्वायर वाले के साथ, है ना। तो ये इससे नहीं जुटेगा घटेगा, ये दोनों एक बिरादरी का नहीं, हाँ ये दोनों एक बिरादरी का है, ये y वाला है ये भी y वाला है, ये माइनस में है ये प्लस में है, विपरीत चिन्ह में घटता है तो घटा दीजिए। 15y में 10y चला गया, 5y बड़ा कौन है 15, इसका चिन्ह प्लस है, प्लस लग गया, प्लस 105 को उधर भेज दिए क्योंकि एक अचर पद उस पार में था, दोनों को एक तरफ कर दिए, 155 में 105 घट गया 50, 5 गुना में है इधर गया भाग में, 5 से 50 में भाग दे दिए 10, y का मान 10। अब y का मान इक्वेशन 3 में रख दिए, किसी में भी रख सकते हैं, 1 2 या 3 किसी में भी। 3 को पहले 3 वाले इक्वेशन को पहले उतार लिए, फिर y का मान पुट कर दिए 10, 10 गुना 10 100, 105 में 100 गया 5। चलिए ये सवाल अभी देखिए, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अब क्या पूछ रहा है पहले उसको भी ध्यान से आप देखिए। सबसे पहले पूछा गया है नियत भाड़ा एवं प्रति किलोमीटर का भाड़ा बताइए, और एक पुछड़ी भी जोड़ दिया गया है उसमें, आप गौर से देखिए, हम मिटा लेते हैं फिर देखते हैं। पहले क्या कहा गया है कि हाँ, पहले तो कहा गया है कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या होगा, तो चलिए यहां लिख देते हैं, अतः नियत भाड़ा बराबर, देखिए नियत भाड़ा हम किसको माने थे, x को, कितना निकला x का मान, अच्छा गलती लिख दी कुछ, ये x है यहाँ पर, है ना, होता है ये सब कॉमन मिस्टेक, यदि हो भी जाए तो आप खुद से भी सुधार लिया करेंगे। चलिए तो नियत भाड़ा है कितना 5 रुपया, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना निकला, y का मान 10 रुपया। एक आंसर तो हो गया हमारा। अब क्या एक ठो अलग से सवाल जोड़ दिया गया है, उसमें एक लाइन, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, लिखेंगे अतः, या चूंकि लिखिए, बार बार अतः लिखना अच्छा नहीं लगता, 25 किलोमीटर यात्रा करने का कुल भाड़ा, है ना। देखिए वही सिस्टम लगेगा इसमें भी, कोई भी आदमी हो सबके लिए समान सिस्टम है। जैसे टैक्सी पर चढ़ेगा ये नियत भाड़ा है, ये x लग गया, और जितना किलोमीटर जाएगा उतना y लगेगा, एक y 1 किलोमीटर के लिए, तो 25 किलोमीटर के लिए 25 गुना y, है ना, 25 गुना y, 25 किलोमीटर जा रहा है, ये एक लाइन अलग से जोड़ दिया गया है, इसलिए हम लोग ये करना पड़ रहा है, नहीं तब तो यहीं खत्म हो जाता, केवल ये दोनों चीज पूछता तो x का मान 5, 25 गुना y का मान 10, 25 गुना 10 250, 250 प्लस 5 255 रुपया आंसर। एक आंसर तो ये भी हो गया और एक आंसर ये हो गया। चलिए ये सवाल कंप्लीट हो गया। अब अपने संतुष्टि के लिए, जैसा कि हम लोग कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, सेटिस्फैक्शन के लिए कि आपका आंसर सही है या गलत,
तुरंत 1 मिनट भी नहीं लगेगा, जांच हो जाएगा। कैसे, क्या कर रहा था, एक आदमी 10 किलोमीटर गया, उसको 105 रुपया लगा। मान लीजिए आप ही गए 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर गए तो सबसे पहले नियत भाड़ा कितना है, 5 रुपया। ये तो सबसे लगता है भाई, है ना, वो सबको लगेगा, चाहे कितना भी किलोमीटर जाइए। और 10 किलोमीटर गया तो मतलब 1 किलोमीटर का भाड़ा जब 10 रुपया है तो 10 किलोमीटर का 10 गुना 10 कीजिएगा तो 100 रुपया। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 105। देखिए किताब में करा है ना कि यदि 10 किलोमीटर गया तो 105 रुपया भाड़ा देना पड़ेगा। और दूसरा लाइन क्या कर रहा था कि 15 किलोमीटर के लिए 100 कितना रुपया था, 155 रुपया देना पड़ेगा। देखते हैं 5, ये तो सबको लगता है, जो भी उस टैक्सी में घुस गया तो उसको नियत भाड़ा लगेगा। अब 15 किलोमीटर गया तो 1 किलोमीटर का भाड़ा जब 10 रुपया है तो 15 किलोमीटर का भाड़ा कैसे निकालेंगे, 15 गुना 10 मतलब 150। और इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 155 रुपया। देखिए किताब में है ना लिखा हुआ, किताब में है ना कि यदि कोई आदमी 10 किलोमीटर जाता है तो उसको 105 रुपया देना पड़ेगा, और 15 किलोमीटर जाता है तो 155 रुपया देना पड़ेगा। मतलब जो किताब में प्रश्न दिया हुआ है उससे हमारा हूबहू मिल रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सत्य है ना। ये करना नहीं है, आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर सकते हैं, ये आपको आगे काम देगा जब आप कंपटीशन वगैरह का तैयारी करेंगे। ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन है केवल कि आपका आंसर बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल आपका मेहनत सही दिशा में है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इसी चैप्टर के अगले सवाल की ओर। कल मैंने 5 नंबर बता दिया था, भिन्न वाला सवाल 6 नंबर। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब नाम का कोई व्यक्ति है, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, उनकी मतलब किसकी, जैकब की वर्तमान आयु ज्ञात करना है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखिए जो ज्ञात करना है हम लोग उसी को मान लेते हैं, जैकब और उसके पुत्र की आयु निकालना है, वो भी वर्तमान आयु। जब भी मानते हैं हम लोग वर्तमान आयु ही मानते हैं, याद रखिएगा। जब भी मानेंगे आयु वाले सवाल में क्या मानेंगे, वर्तमान आयु मानेंगे। माना जैकब की वर्तमान आयु, आयु मानेंगे तो वर्ष में मानेंगे, ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चा लिख दिया था एक बार आयु वाले सवाल में रुपया। आप ही सोचिए कि किसी की आयु x रुपया कैसे होगा, जब भी होगा तो वर्ष में। आपसे जब कोई आयु पूछता है तो आप रुपया में बोलिएगा कि आप कितने, आपकी आयु क्या है, तो आप बोलिएगा हम 14 रुपया। अरे 14 रुपया नहीं, 14 वर्ष। क्या बोलिएगा, 14 वर्ष। ये सब ध्यान रखिए। एवं जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष, यही दोनों चीज निकालना है। लास्ट में लिखा हुआ है उनकी मतलब यही दोनों का वर्तमान आयु ज्ञात करना है। इसीलिए हम लोग इसी को मान लिए कि माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष एवं उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। प्रश्न से फर्स्ट लाइन को फिर से पढ़ते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद के लिए प्लस करना पड़ता है ना, और पहले के लिए माइनस करना पड़ता है। इसका उदाहरण मैंने कई बार आपको समझाया है पिछले कुछ दिनों से। जैसे आपकी अभी आयु है 14 साल, 5 साल बाद की आयु क्या होगी, अभी वर्तमान आयु में 5 जोड़ दीजिएगा, 19 साल के हो जाइएगा आप। और 5 साल पहले का यदि आपसे हम पूछें तो अभी की वर्तमान आयु में 5 घटा दीजिएगा तो 9 साल बोलिएगा। तो खैर चलिए, जैकब की वर्तमान आयु x है तो 5 साल बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, x + 5, है ना। क्या कर रहा है कि 5 साल बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र भी तो बढ़ेगा 5 साल में,
जब पिता बढ़ेगा तो पुत्र भी बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कल कुछ कॉपियां आई थी जिसमें इसमें 5 जोड़ दिया था, इसमें 5 नहीं जोड़ा था। देखिए जितना इसमें जुटेगा उतना ही इसमें जुटेगा। क्यों? 5 साल में मान लीजिए उसकी पिता की आयु हो जाएगी 50 से 55, तो बेटा भी तो 14 से 19 साल का हो गया। ऐसा थोड़ी है कि बेटा अपने पापा को कहेगा पापा आप बढ़िए हम रुकते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं, आयु ऑटोमेटिक बढ़ जाता है समय के साथ। जब पिता की आयु बढ़ी 5 साल में 50 से 55 हो गया तो बेटा ऑटोमेटिक 14 साल से 19 साल का हो जाएगा। मतलब जितना इसमें जुटेगा उतना इसमें जुटेगा। तो क्या कह रहा है कि 5 साल बाद जैकब की आयु, ये हो गया जैकब की आयु 5 साल बाद का, और ये हो गया उसके पुत्र की आयु। तो कह रहा है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की माने गुना, कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। मतलब गुना 3। यदि कहता 4 गुना तो गुना 4 लिखते, कहता 5 गुना तो गुना 5 लिखते, है ना। इससे एक इक्वेशन निकाल लीजिए, x + 5 3 × y 3y, 3 को 5 से गुना करेंगे 15, x + 3y को इधर बुला लीजिए -3y 15 + 5 उधर चला गया -5, x - 3y 15 में 5 गया 10। अब आ जाइए पुनः प्रश्न से। अब दूसरा लाइन पढ़िए। 5 साल, हाँ कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। पूर्व का आयु निकालने के लिए घटाना पड़ता है। तो अभी है जैकब की आयु x, उसके पुत्र की आयु है y, है ना। तो 5 साल पहले जैकब की आयु हो जाएगी x - 5 और उसके पुत्र की आयु 5 साल पहले, उसमें भी जितना इधर घटेगा उतना इधर भी घटेगा। 5 साल पहले जितना इसका कम था इसमें भी उतना ही कम करना पड़ेगा। तो क्या कर रहा है कि 5 साल पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। मतलब बराबर करने के लिए इसको 7 से गुना करना पड़ेगा। क्या कर रहा है कि 5 साल पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की माने गुना, कितनी गुनी थी? 7 गुनी थी, तो गुना 7 कर दिए। अब देखिए 2 इक्वेशन आपके सामने रेडी होने वाला है। x - 5 7 गुना y 7y, 7 को -5 से गुना कीजिएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस 7 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 35, 7 × 5 = 35। x + 7y को इधर बुला लीजिए -7y, इधर हो गया -35, -5 उधर चला जाएगा +5 x - 7y, -35 में 5 चला गया -30। चलिए 2 इक्वेशन आपके सामने रेडी है। अब आपको खुद से x और y का मान प्रतिस्थापन विधि से निकालना है और लास्ट में अतः करके जरूर लिखना होगा। इतना ही आंसर नहीं लिख दीजिएगा। अतः जैकब की वर्तमान आयु, जो भी x का मान निकलेगा, अतः जैकब की वर्तमान आयु इतना वर्ष जरूर लिखिएगा, एवं जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु इतना वर्ष, जो भी y का मान निकलेगा वो हो जाएगा उसके पुत्र की वर्तमान आयु, और जो x का वैल्यू निकलेगा वो हो जाएगा जैकब की आयु। अब आप इसको वीडियो को या तो पॉज करके उतार लीजिए और खुद से इसको प्रतिस्थापन विधि से x y का मान निकालिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अब इसी चैप्टर का थोड़ा हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में भी बहुत सारे बच्चों को परेशानियां हुई थी। ऐसे मैंने कल विवेक कुमार 10A सेक्शन की कॉपी को सबों को फॉरवर्ड कर दिया था। जिसको कोई दिक्कत होगा उससे हेल्प ले लीजिए, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को दिक्कत यदि रह गया हो तो आप अभी क्लास से हेल्प ले सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 पेज नंबर 56 में एक सवाल है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हम ये नहीं बताएंगे, ये आप इक्वेशन उतार लीजिएगा और जो भी तरीका है प्रतिस्थापन विधि से हल करने का आप जानते हैं, कई बार पढ़ा चुके हैं।
दिक्कत हो तो लेक्चर नंबर 1 मेरा देख लीजिएगा, वहाँ प्रतिस्थापन विधि है। तो आप इसको प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकाल लीजिएगा। आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू 49/29 और y इक्वल टू 19/29, 19/29। ये x का मान, ये y का मान, ये आंसर आएगा। प्रतिस्थापन विधि से आप बना लीजिएगा इसको। चलिए एग्जाम्पल 8, पेज नंबर 57। इसमें देखिए, आप याद कीजिए एक्सरसाइज 3.1 में एक सवाल था आफताब वाला। पहला सवाल था आफताब की आयु 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी और 3 वर्ष बाद उसकी आयु 3 गुनी रह जाएगी, तो दोनों की वर्तमान आयु नहीं था, क्या यह स्थिति मनोरंजक है? वही वाला सवाल है। उसी सवाल को कहा जा रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। किस विधि से हल कीजिए? वहां बोला गया था कि ग्राफ मेथड से खाली व्यक्त करना था, हल नहीं करना था, एक्स वाई का मान नहीं निकाले थे। यहां पर क्या करा है कि उस सवाल का पहले समीकरण बनाइए और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो समीकरण तो बनाना ही पड़ेगा। तो उसी तरह से आप स्टार्ट करेंगे जैसे कि 3.1 में बनाए थे। ऐसा नहीं कि किताब से डायरेक्ट आप इक्वेशन लिख लीजिएगा, ऐसा भी किया है कुछ बच्चों ने होमवर्क में। डायरेक्ट होमवर्क आप क्या किए हैं कुछ बच्चे कि इक्वेशनें उतार लिए हैं किताब से, बिल्कुल गलत। मानिएगा जैसे वहां माने थे, माना, हम केवल हिंट्स दे रहे हैं। आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष एवं उसकी पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। और उसके बाद जो प्रोसेस है, पहले क्या कीजिएगा, प्रश्न से देख लीजिएगा उल्टा के। 3.1 का आप बना चुके हैं। क्या था, 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी की आयु की थी, वो सब करके इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। फिर पुनः प्रश्न करके इक्वेशन 2 मान लीजिएगा और उसके बाद यहाँ से रास्ता बदल दीजिएगा। मतलब बदलने का मतलब वहाँ ग्राफ मेथड से बनाए थे और इस सवाल में, इस चैप्टर में इसी सवाल को प्रतिस्थापन विधि से बनाना है, बस, है ना। तो इसी सवाल को ग्राफ से ना बना करके किस में विधि से बनाना है, प्रतिस्थापन विधि से। हाँ, तो आंसर निकलेगा x का मान 42 क्या निकलेगा, x बराबर 42 और y बराबर 12। तो लास्ट में जरूर भाषा में लिखिएगा, अतः आफताब की वर्तमान आयु, केवल आयु नहीं, ध्यान दीजिए, आफताब की वर्तमान आयु बराबर 42 वर्ष एवं उसकी पुत्री की वर्तमान आयु बराबर 12 वर्ष। इसको किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। उस चैप्टर में क्या किए थे, 3.1 में ग्राफ में व्यक्त करके छोड़ दिए थे, हल भी नहीं किए थे क्योंकि पूछा नहीं गया था, हल करने नहीं बोला था, केवल ग्राफ खींचने बोला था। तो आप इसको खुद से 2 इक्वेशन बनाइएगा, दिक्कत होगा तो 3.1 का पहला नंबर का हेल्प लीजिएगा और प्रतिस्थापन विधि से एक्स वाई का मान निकालिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 9, पेज नंबर 58। क्या कह रहा है, अनुच्छेद 3.3 के उदाहरण को का 2 नंबर लें। अनुच्छेद 3.3 आप पीछे पेज उल्टा के देख सकते हैं, खैर छोड़िए, सवाल दिया हुआ है यहाँ पे। अर्थात 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य 9 रुपया और 4 पेंसिल और 6 रबड़ का मूल्य 18 रुपया है, तो प्रत्येक पेंसिल और रबड़ का मूल्य ज्ञात करना है। तो मान लेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया एवं एक रबड़ का मूल्य बराबर y रुपया, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से, प्रश्नानुसार पहला लाइन में क्या बोला, 2 पेंसिल और 3 रबड़, तो एक पेंसिल का मूल्य x है तो 2 पेंसिल का 2 गुना x, डायरेक्ट 2x भी लिख सकते हैं। और 3 रबड़, एक रबड़ का मूल्य y है तो 3 रबड़ का मूल्य 3y, और दोनों मिला के कितना रुपया है, 9 रुपया। पेंसिल और रबड़ मिला के कुल खर्च कितना हुआ, 9। तो इक्वेशन 1 यहाँ से बना। डायरेक्ट आप किताब से इक्वेशन नहीं उतारिएगा, आपको बनाना होगा इक्वेशन। उसके बाद
4 पेंसिल और 6 रबड़ का मूल्य 18 रुपया है, तो 4 पेंसिल का हो गया 4x प्लस 6 पेंसिल 6 रबड़ का हो गया 6y और कुल खर्च कितना हुआ 18 रुपया। चलिए एक दूसरा इक्वेशन बन गया। अब प्रत्येक पेंसिल और रबड़ का मूल्य ज्ञात करना है। देखिए ये सवाल थोड़ा अलग टाइप का है, देखने में लग रहा है वही लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कि बुक में एक सवाल था जिसमें कि प्रतिस्थापन विधि से बनाना था लेकिन 1 का 3 नंबर, लेकिन नहीं बना था क्योंकि वह कौन 1 का 3 नंबर याद कीजिए 3x - y = 3 वाला सवाल एक्सरसाइज का। उसमें क्या था कि वह आश्रित समीकरण था। आश्रित समीकरण का अनगिनत हल होता है, तो अनगिनत है मतलब लाखों करोड़ों अरबों हैं, तो उस स्थिति में ज्ञात नहीं करना है ना, कभी खत्म ही नहीं होगा। और जिसका कोई हल नहीं हो वो भी ज्ञात नहीं करना है, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से ये सब समीकरण का हल ज्ञात नहीं किया जा सकता है ना। वो किससे ज्ञात हो सकता है, केवल आलेख विधि से। तो खैर चलिए, तो हम यहाँ भी वही फंडा है। तो देखिए जब आप कीजिएगा a1/a2 1/2 निकलेगा, फिर b1/b2 कीजिएगा 1/2 निकलेगा, फिर c1/c2 कीजिएगा तो 1/2 निकलेगा। तब यहाँ एक लाइन और इसको आप बढ़ा दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको इस तरह से लिख दीजिए 2x + 3y + 9 को इस पार बुला लीजिए -9 = 0 और इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, है ना। ये आपके लिए ज़्यादा ठीक होगा, एक ही बार में दोनों काम हो गया। 4x + 6y + 18 को इधर बुला लीजिए। अब देखिए, अब आप क्या कीजिए, आप मने मन देखिए 1/2 1/2 1/2, ये तो तीनों बराबर आ रहा है, a1/a2 b1/b2 c1/c2। इसका मतलब इसका अनगिनत हल होगा। ये आश्रित समीकरण है और अनगिनत है, तो प्रतिस्थापन विधि से हम लोग x y का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। सेम वही तरह का सवाल है एक्सरसाइज का, पहला का 3 नंबर के टाइप, वही सब चीज़ भाषा यहाँ पर आप लिख दीजिएगा जो पहला का 3 नंबर में लिखे थे। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, a1 b1 c1 हम समझा देते हैं क्योंकि इस टाइप का सवाल आप एक पढ़ चुके हैं। सेम वही सवाल है, a2 b2 c2, है ना। लिख लीजिएगा a1/a2 निकाल लीजिएगा, फिर b1/b2 a1 हो जाएगा 2 और a2 4, तो 2/4 कीजिएगा, है ना। तो 1/2 होगा 1/2 होगा और फिर 1/2 होगा। तो लिखिएगा चूंकि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, अतः दिया गया या अतः प्राप्त समीकरण, दिया गया नहीं प्राप्त, यहाँ तो समीकरण हम लोग प्राप्त किए हैं, दिया नहीं है प्रश्न में। अतः प्राप्त समीकरण आश्रित है, इसके अनगिनत हल होंगे, अतः इसका हल प्रतिस्थापन विधि से नहीं ज्ञात किया जा सकता है। जैसा कि आपने 1 का 3 नंबर सवाल में लिखे थे आप एक्सरसाइज 3.3 में ही, तो उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। सेम वही भाषा इसमें लिख देना है, मतलब आपको x y का मान नहीं निकालना है, ठीक है। तो आप उसी तरह कीजिएगा, इसको x y का मान नहीं निकालना है, अनगिनत हल होगा इसका। चलिए ये एग्जाम्पल का लास्ट सवाल है, इसको भी हम हिंट्स के रूप में आपको बता देते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि आइए अनुच्छेद 3.2 का उदाहरण 3 लें। पीछे जब पेज उल्टाइएगा तो अनुच्छेद 3.2 का उदाहरण नंबर 3 आएगा, ठीक है। उसको देखिएगा, उसमें 2 इक्वेशन दिया हुआ है। क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी, देखिए ये इक्वेशन दिया हुआ मिलेगा आपको। खैर चलिए इसी सवाल से हम लिख लिए। कह रहा है कि रेल पटरियां का ये इक्वेशन है, ये पहले रेल पटरी का, ये दूसरे रेल पटरी का। कह रहा है क्या ये रेल पटरी एक दूसरे को कभी काटेगी, तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही जांच करेंगे। a1 फिर b1, फिर यही क्वेश्चन क्या है समझे आप, पूछ रहा है क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी। ये दोनों रेल पटरियों का 2 इक्वेशन दिया हुआ है और सवाल को अच्छे से पढ़ना है तो समझना है। तो आप अनुच्छेद 3.2 का उदाहरण 3 नंबर देख सकते हैं, आप पहले बनाए हैं पिछले चैप्टर में। तो देखिए a1 बराबर कितना है, 1 है, b1 कितना है, 2 है, c1 कितना है, -4 है, a2 कितना है, 2 है, b2 कितना है, 4 है,
C2 कितना है, -12 है। आप सुन लीजिए क्या करना है, करना आपको खुद है। आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, A1/A2 निकालिएगा, निकाल ही दें। चलिए B1/B2 इसको पूरा बना देते हैं। चलिए अंत भला सो सब भला, 1/2 हो गया। फिर C1/C2 -4/-12, माइनस माइनस कट गया, 4 से एक बार में, 4 से 12 3 बार में कट गया, 1/3। देखिए आप क्या देख रहे हैं, 1/2 आया, ये भी 1/2, लेकिन ये 1/3 है। इसका मतलब ये दोनों बराबर है, A1/A2 और B1/B2 बराबर है ना, लेकिन ये अलग है, ये 1/3 है। क्या लिखिएगा, अतः समीकरण दिया गया है, अतः दिया गया समीकरण विरोधी है, इसका आलेख समांतर होता है। आलेख कैसा होता है, समांतर, है ना। समांतर का मतलब कभी नहीं कटे एक दूसरे को, है ना। प्रतिच्छेदी का मतलब क्या होता है, जब एक बिंदु पर कट रहा हो तो ये प्रतिच्छेदी हो गया, और जब दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ के आता है तो ये संपाती। तो इस सवाल में क्या है, चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 है, अतः समीकरण का आलेख कैसा होगा, समांतर होगा। और जब समांतर होगा तो क्या रेल पटरियां काटेंगी, नहीं, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। लिखेंगे अतः, देखिए अतः दो बार हो गया, सुंदरता खत्म हो जाता है, इसलिए यहाँ चूंकि कर देते हैं। चूंकि दिया गया समीकरण विरोधी है, या इसलिए लिखे हैं, इसलिए दिया गया समीकरण विरोधी है, हो गया। अब देखिए क्या लिखेंगे, क्या पूछ रहा है, क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी, अतः रेल पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेंगी। जब समांतर है तो कैसे काटेगा, समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ये पूरा कंप्लीट हो गया, ये आप पूरा बना दिए, है ना। चलिए अब बारी है आज के होमवर्क की। चलिए इसको उतार लीजिए वीडियो पॉज करके, या जैसे भी हो। चलिए अब होमवर्क के रूप में आपको बस इतना ही हम कहेंगे कि जिन बच्चों ने कल 3.3 को नहीं भेजा था विथ एग्जाम्पल, वो रफ पर बना के भेजेंगे, और जिन्होंने कल भेज दिया है होमवर्क वो फेयर भेज देंगे एक्सरसाइज 3.3 का फेयर, है ना। फेयर कौन भेजेंगे, जो कल होमवर्क नहीं, सॉरी, जिन्होंने कल होमवर्क भेज दिया था आज वो हेल्प लेकर के फेयर भेज देंगे, और जिन्होंने कल होमवर्क नहीं भेजा था वो रफ पर ही बना के भेजेंगे 3.3 का पूरा विथ एग्जाम्पल, एक्सरसाइज भी और प्लस एग्जाम्पल भी, फेयर करके। फेयर थोड़ा अच्छा होना चाहिए, सुंदर देखने में, साफ सुथरा, कटकुट नहीं होना चाहिए। 3.2 तक का फेयर हो गया है, जो नहीं किए हैं वो रफ में ही भेजिएगा, लेकिन प्रयास कीजिएगा जो कंटिन्यू आ रहे हैं वो फेयर में करके भेजें। थोड़ा मेहनत कीजिए, थोड़ा आप मेरा साथ दीजिए, ताकि हम आपको क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लगा सकें, है ना। देखिए काफ़ी मेहनत करना होता है, एक वीडियो अपलोड करने में, रोज़ क्लास लेकर के, फिर होमवर्क देखने में हमें भी काफ़ी कठिनाई है। हमें डॉक्टर से सख्त मना है मोबाइल यूज करने के लिए। कारण क्या है कि मुझे सर्वाइकल का प्रॉब्लम था पिछले कुछ दिनों से, तो सिल्लीगुड़ी में मेरा बहुत दिन तक इलाज भी हुआ था, तो जिसके कारण कोई भी काम झुक के करना हमें सख्त मना है डॉक्टर से भी, और हमें भी कष्ट होती है। लेकिन फिर भी हम अपना नहीं देखते हुए, हम आपके लिए, आपके अच्छे रिजल्ट के लिए, ताकि आपका क्लास 10th में रिजल्ट अच्छा हो, आपके रिजल्ट में 4 चांद लगे, हम पूरा दिन मेहनत करते हैं। तो आपको भी मेरा सहयोग करना होगा, ताकि आप भी अच्छा रिजल्ट, आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा हो, है ना। इसलिए थोड़ा मेहनत कीजिए, होमवर्क बना के भेजिए, जो होमवर्क नहीं भेज रहे हैं वो ज़रूर भेजिए। चलिए आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं।
सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सबों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।